आर वी अलोन इन दिस यूनिवर्स? इस टॉपिक पे सेंचुरीज से डिबेट एंड साइंटिफिक रिसर्च होते चले आ रहे हैं। हमारे साइंटिस्टों का कहना है और उनका मानना है कि हमारे इस यूनिवर्स में 100 बिलियन प्लस गैलेक्सीज हैं और उनका मानना है कि इस हर गैलेक्सी पे एलियन लाइफ होने के पॉसिबल चांसेस हैं। सो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सम साइंटिफिक थ्योरीज एंड एविडेंस जो एलियंस होने का संकेत देते हैं। जब हम एलियंस की बात कर रहे होते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट ब्लू बुक एंड एरिया 51 तो आते ही हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बुक को यूएस एयरफोर्स द्वारा चलाया गया था। उनका मेन था कि रीज़न ये था कि उनको यूएफओ के बारे में स्टडी करना था। 1952 से लेकर 1969 तक चला था। 1969 में ये बंद कर दिया गया था और इसके जो मेन डायरेक्टर थे वो एडवर्ड जे रुपल थे और इसका जो हेडक्वार्टर था वो ओयो में था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक को चलाने के लिए इनके पास 2 गोल्स थे। फर्स्ट कि कहीं इनको ये देखना था कि कहीं ये जो यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये कहीं इनके नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट तो नहीं है। और दूसरा उनको उसके बारे में स्टडी करना था, एविडेंस ढूंढना था, रिसर्च करना था। इसलिए एरिया 51 टॉप सीक्रेट यूएस एयरफोर्स इंस्टॉलेशन है जो कि साउथर्न नेविएडा में है और वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि इसे हम बस मिलिट्री पर्पस से यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी हैं। सो देयर आर 2 कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी। फर्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि इसे ये लोग एलियन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए स्टडी करते हैं, क्रैश साइट से ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोसवेल इंसिडेंट। एंड सेकेंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि इन्होंने 1969 की जो मून लैंडिंग है ये यहीं के किसी बेस में जो कि हांगस कहा जाता है वहाँ शूट किया था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जो है इसको इन्होंने जितनी स्टडी की, साइटिंग्स, एनकाउंटर्स, अबडक्शन, सारे इन्होंने गूगल आर्काइव वहाँ पे डाल दिया है, इंटरनेट आर्काइव पे। तो अगर आप लोग चाहें तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने सारी फाइल्स अपने लैपटॉप में सेव कर रखी हैं क्योंकि इट्स सो हेक्टिक कि वहाँ जाओ, सर्च करो, ढूंढो, फिर पढ़ो, फिर आओ वापस, फिर जाओ। तो और एक बुक है मेरे पास, यूएफओ केस फाइल, एंड दिस इज़ सो फैसिनेटिंग। एंड इसमें 23 यूएफओ साइटिंग्स हैं, 16 एनकाउंटर्स एंड 12 अबडक्शन है। मैं सारे तो नहीं, लेकिन बहुत ही फेमस एंड जो बहुत ही रोमांचक केस होंगे मैं आपको सब बताऊंगी। सो फर्स्ट एनकाउंटर इज़ फ्लोरिडा एवरग्लेड एनकाउंटर। ये बात है 12 मार्च 1965 की। जेम्स फ्लिन नाम के एक आदमी थे जो कि एक एक्सपीरियंस वुडमैन थे। उन्हें सब कुछ पता था जंगलों के बारे में। वो एक प्लान बनाते हैं कि वो कुछ दिन तक जंगल के अंदर जाके रहेंगे अपने 4 हंटिंग डॉग्स के साथ घूमने के लिए, पिकनिक के लिए। सो 14 मार्च को इनके जो हंटिंग डॉग्स हैं उसमें से कुछ कुत्ते एक हिरन के पीछे भागने लगते हैं और कुछ देर बाद आवाज़ आती है, गन शॉट टाइप आवाज़ आती है। तो जो फ्लिन है वो चौंक जाते हैं और फिर ये अपनी जिस जीप में आए होते हैं, एक कुत्ता इनका रहता है जिसको उन्होंने पिंजरे में डाल रखा होता है। तो वो उस कुत्ते को लेते हैं और जो बाकी कुत्ते जंगल के अंदर गए हैं उनको ढूंढने निकल जाते हैं। तो एक ऐसी जगह आते हैं जो काफ़ी घना होता है जंगल। तो उनको क्या दिखता है? उनको दिखता है कि कोई चिड़िया है जो कि 200 फीट के ऊपर उड़ रही है। तो उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं। वो देखते हैं कि वो जो चिड़िया है वो आती है और मंडरा रही है और नॉर्थ ईस्ट जा रही है। तो चिड़िया जो है वो उसी जगह आके मंडराती है और फिर वो साउथ वेस्ट जाती है। तो उनको लगता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब वो धीमे धीमे पास आ रहा है वो चीज़, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो बर्ड है ही नहीं। उनको फिर वो ध्यान देते हैं तो कहते हैं ये तो हेलीकॉप्टर है। जब उन्होंने देखा कि उसकी हाइट जो है वो नॉर्मल नहीं है, 20 फीट हाई उसकी लेंथ है एंड उसका डायमीटर उसका 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो उन्होंने अपनी दूरबीन निकाली और जब उसे चेक करने लगी तो उन्होंने देखा कि ये तो हेलीकॉप्टर भी नहीं है, ये तो किसी टाइप का स्पेस क्राफ्ट टाइप का लग रहा है, सीक्रेट क्राफ्ट टाइप का लग रहा है। उसके बाद इनको याद नहीं रहता क्या हुआ। वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होने के बाद वो उठते हैं। तो ट्यूसडे था, ये सुबह थी, 1 बज रहा था। ये उठते हैं पर इनको कुछ दिखता नहीं है तो फिर ये उसी जगह लेट जाते हैं और काफ़ी देर तक लेटे रहते हैं। और जब अब आँख खोलते हैं तब उनकी लेफ़्ट आई से उनको थोड़ा थोड़ा कुछ दिखने लगता है। तो ये उठते हैं, देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सुबह हो गई। जब कहाँ 1 बज रहे थे फिर अभी 7-8 बज रहे हैं। तो इनके बगल में ही वहीं पे एवरग्लेड स्वाम्प में एक इनके दोस्त रहते हैं, तो इन्होंने सोचा उनके घर चले जाते हैं। हेनरी ओसियोला सैमुअल इंडियन थे, ये वहीं एवरग्लेड स्वाम्प में रहते थे। तो इन्होंने कहा कि अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं,
फिर वहाँ से आगे देखेंगे। तो ये अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं और फिर उनकी वाइफ़ को खबर दी जाती है। ये और इनकी वाइफ़ मिलके दोनों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर पॉल आर ब्राउन। ये जब उनकी आईज़ चेक करते हैं तो उनकी लेफ़्ट आई का जो रेटिंग था वो 20/800 था और उनका राइट आई का 20/60 था। और इनकी जो राइट आई थी उसके ब्रोस पे यहाँ पे कुछ चोट के निशान मिले, स्क्रैचेस मिले और उनकी राइट आई की जो रेटिना थी वो दिख नहीं रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा इसीलिए उनको एक आँख से दिख नहीं रहा था, लेफ़्ट आई से उनको पहले दिखा था, वो भी थोड़ा-थोड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हुई उनका, देखा गया हर चीज़। तो उनसे पूछा गया कि कोई और दिक्कत? तो उन्होंने कहा कि मुझे सुनाई कम दे रहा है और जो मेरे आर्म्स हैं वो सुन्न पड़ गए हैं, नंब हो गए हैं पूरे से। उनके पर्सनल डॉक्टर होते हैं जो कि 25 ईयर्स से उनको देख रहे होते हैं, उनका इलाज वही करते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं तो वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद 26 मार्च को वो फिर सोचते हैं कि मैं उस जगह जाऊँ, देखूँ आखिर हुआ क्या था। तो वो अपने दोस्त के साथ जाते हैं वहाँ पे। जब वो देखते हैं तो 70 फीट सर्कल में पूरा ग्राउंड जल चुका था, पेड़ पौधे घास तक नहीं बचे थे। और जो वहाँ के साइप्रस ट्रीज़ थे, पूरे 8 साइप्रस ट्रीज़ जैसे किसी ने काट के जला दिए हों, खड़े खड़े जल गए हों, ये सब उन्होंने देखा। इन्होंने ये बात इंटरव्यू में बताई। उसके बाद 1966 जुलाई को ये पब्लिकली आते हैं और बोलते हैं कि इस चीज़ को अगर कोई सामने लाए, सच्चाई को सामने लाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उतने लंबे समय तक मैं ज़िंदा रहूँ। बस, खत्म। ये केस स्टडी इतना ही रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं दूसरा केस स्टडी जो लाने वाली हूँ वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो मेरा फ़ेवरेट है। सो सी यू गाइज़, बाय।